Assalamu alaikum. Welcome back to CCSK course from Urdu IT Academy. This is lecture number 16 and we are going to discuss about domain 11, which is data security and encryption. Objectives of lecture 16 will be we will discuss about data security controls, cloud data storage types, discuss we will discuss data security technologies and strategies, IS, PAS and SAS encryption, and then few questions based on this domain. यहाँ डाटा सिक्योरिटी कंट्रोल हम डिस्कस करेंगे क्लाउड के पस मंजर में। मेनली 3 तरीके से डाटा सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है क्लाउड में। सबसे पहला कंट्रोल है क्लाउड में कौन सा डाटा जाएगा। क्लाउड में कौन सा डाटा जाएगा, डाटा का कंट्रोल यहीं से स्टार्ट होता है और इसके लिए डेटा क्लासिफिकेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। बेस्ड ऑन योर डेटा क्लासिफिकेशन यू कैन डिसाइड, यू कैन मेक ए डिसीजन what data you are going to put on cloud or what not. दूसरा है protecting and managing the data in the cloud through access control, encryption and architecture. क्लाउड में डाटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि सिर्फ ये डिसाइड करने से कि किस लेवल का डाटा क्लाउड पर जाएगा या किस सीवियरिटी लेवल और क्या कहते हैं उसको, किस सेंसिटिविटी लेवल का डाटा क्लाउड पे जाएगा, सिर्फ ये डिसाइड कर लेने से आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती है। और या आप कह सकते हैं कि सिर्फ आपने डिसाइड कर लिया और आपने उस डाटा को कि इस सेंसिटिविटी लेवल का डाटा ही जाएगा क्लाउड पर, यहीं पे सारे कंट्रोल खत्म नहीं होते हैं। होता क्या है, होता है डिफेंस इन डेप्थ का कंसेप्ट। डिफेंस इन डेप्थ की थ्योरी यहाँ भी लागू होती है, यानी कि एक्सेस कंट्रोल, एनक्रिप्शन, आर्किटेक्चर, ऑल दीज मेथड्स आर यूज्ड। सही तौर पर एक्सेस कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना, इंक्रिप्शन का इस्तेमाल और एक सिक्योर आर्किटेक्चर का होना भी क्लाउड में डेटा सिक्योरिटी का जामिन होता है। थर्ड वे इज इन्फोर्सिंग इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सिक्योरिटी। उसके यानी कि डेटा के लाइफ साइकिल को फॉलो करना, उसको इंश्योर करना भी इसमें कारगर होता है। डेटा लोकेशन और उसकी रेसिडेंसी भी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है क्लाउड में डेटा के लिए। डेटा के प्राइवेसी लॉज और कंप्लायंस भी इम्पॉर्टेंट कंसर्न रखते हैं डेटा सिक्योरिटी कंट्रोल के पस मंजर में। क्लाउड डेटा स्टोरेज टाइप्स, ये 4 तरह के डेटा स्टोरेज टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे क्लाउड पे। पहला है ऑब्जेक्ट स्टोरेज, जिसका एग्जांपल आप ले सकते हैं ब्लॉब स्टोरेज अज्योर में, अमेज़न में S3, उसके अलावा गूगल ड्राइव, वन बॉक्स वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं, जहां हम किसी फाइल को जब स्टोर करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव में स्टोर करते हैं, उसको एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं, एक फाइल की शक्ल में, ठीक है, तो उसको ऑब्जेक्ट स्टोरेज कहते हैं। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम स्टोरेज। वॉल्यूम स्टोरेज को हम सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं, जो जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क या आपका जो EC2 मशीन होती है आपके अमेज़न पे या फिर एज़्योर की VM मशीन होती हैं, उनमें जो हार्ड डिस्क लगा हुआ होता है, उनमें जो आपको एज ए डिस्क दिखाई देता है, जो वॉल्यूम आपने अटैच कर रखा होता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्टोरेज। उसके बाद है डेटाबेस स्टोरेज। SQL डेटाबेस हो या नो SQL डेटाबेस हो, यानी कि स्ट्रक्चर्ड डेटा हो या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो, जो भी डेटाबेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो आप MS SQL इस्तेमाल कर रहे हैं या आप DB2 इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी अदर SQL बेस्ड और नॉन SQL बेस्ड डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें जो डेटा स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड डेटाबेस स्टोरेज। उसके अलावा है एप्लीकेशन स्टोरेज। एप्लीकेशन स्टोरेज में आ जाता है कैशे सिस्टम्स होते हैं, जिसमें आपकी जो फाइल्स होती है वो कैश करते हैं आप। उसके अलावा CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, एक बहुत बड़ा या बहुत अच्छा एग्जांपल है एप्लीकेशन स्टोरेज का, जहां पर आप एज लोकेशन पर डेटा को स्टोर करते हैं ताकि उस लोकेशन के लोगों के लिए जो है डेटा को एक्सेस करना आसान हो जाए। अब आता है डेटा सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटजीज। क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम डेटा की सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं? वही इंक्रिप्शन एंड की मैनेजमेंट, हैशिंग, DLP एंड कैशडी, देन डेटा मास्किंग एंड टोकनाइजेशन। देखिए, आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस क्रिप्टोग्राफी हियर। इंक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल जो होता है
आपका ऑन प्रेम में वही इस्तेमाल क्लाउड में भी होता है, लेकिन क्लाउड में आप जैसा आप जानते हैं कि क्लाउड में कुछ कंसर्न बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस व्हाट बिकॉज ऑफ दिस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। हमने अब तक सारे लेक्चर में ये डिस्कस किया है, हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है वो कुछ नया नहीं है। आप हमेशा से पहले से भी इसको इस्तेमाल कर रहे थे क्लाउड में, ठीक है, चाहे वो आईएम हो, चाहे वो इंक्रिप्शन हो, चाहे वो इंसिडेंट रिस्पॉन्स हो, एनीथिंग यू ऑल, चाहे आप स्टोरेज हो, एवरीथिंग यू आर यूजिंग इन योर ऑन प्रेम। हम यहाँ पर जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो क्लाउड के पस मंजर में डिस्कस कर रहे हैं कि क्लाउड में क्या कुछ बदलाव आ जाता है, क्या कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो हमें यहाँ देखना है कि डेटा सिक्योरिटी क्लाउड के केस में कैसे डिफरेंट हो रहा है, या क्या चेंजेस आ रहे हैं, या क्या फर्क हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहला है इंक्रिप्शन एंड की मैनेजमेंट। जब बात आती है इंक्रिप्शन, तो आप जानते ही हैं ऑब्वियसली इंक्रिप्शन का मतलब है साइफर प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में डालना, फिर साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने को डिक्रिप्शन कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं इंक्रिप्शन, फिर इस स्लाइड पे हम दोबारा आएंगे। इंक्रिप्शन क्या है? इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट व्हिच इज अनरीडेबल टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इंक्रिप्शन। पहला है डेटा ऑब्वियसली, यानी इसको आप इंक्रिप्ट करना चाहते हैं तो वो एक पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है एनक्रिप्शन इंजन। एनक्रिप्शन इंजन क्या है? बेसिकली एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, यानी कि हम उस डेटा को, जो डेटा आप इंक्रिप्ट करना चाहते हैं, उसको हम इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के थ्रू गुजारते हैं। और एक की का इस्तेमाल होता है, यानी कि उसके बाद होता है की, जो आप की जनरेट करते हैं, उस की को उस डेटा के साथ कंबाइन करके, यानी कि जो भी आपका डेटा जिसको आप स्टोर करना चाहते हैं उसके साथ आप उस एल्गोरिदम के थ्रू गुजारते हैं। देन यू विल गेट एन आउटपुट व्हिच इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। यानी कि ये हो गया, ये है इंक्रिप्शन, ये सॉरी, आपने एनक्रिप्ट किया, दिस इज इंक्रिप्शन। और फिर जब आप इसको वापस से डिक्रिप्ट करेंगे और आपको ये डेटा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। आप देख सकते हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का एक सिंपल सा एग्जांपल। प्लेन टेक्स्ट को आपने की के साथ जो है कंबाइन करके आपने एल्गोरिदम के थ्रू गुजारा एंड यू गॉट साइफर टेक्स्ट। अब इसी साइफर टेक्स्ट को आप उस की के थ्रू कंबाइन करके एल्गोरिदम से गुजारते हैं, तो आपको वापस से वही प्लेन टेक्स्ट मिलता है जो प्लेन टेक्स्ट आपने यहाँ पे इंक्रिप्ट किया था। तो ये इंक्रिप्शन है, ये प्रोसेस इंक्रिप्शन है, और ये प्रोसेस डिक्रिप्शन हुआ। ठीक है। टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन, दो तरह के इंक्रिप्शन होते हैं। ये पहला है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और दूसरा है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में वन सेशन की होता है और एसिमेट्रिक में टू सेशन कीज होते हैं। यानी कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के केस में सेम की से इंक्रिप्ट भी होता है डेटा और सेम की से डिक्रिप्ट भी होता है। जबकि एसिमेट्रिक के केस में क्या होता है कि अगर मुझे आपको डेटा इंक्रिप्ट करके भेजना है तो मुझे आपका पब्लिक की चाहिए होगा, यानी कि दो पार्टीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अपना पब्लिक की शेयर करती है। अगर मुझे आपके साथ डेटा शेयर करना है तो आपका पब्लिक की मुझे पता होगा और मेरा पब्लिक की आपको पता होगा। मैं आपके पब्लिक की से अपना डेटा एन्क्रिप्ट करूँगा और आपको भेजूँगा। आपको जब उसको डिक्रिप्ट करना है, जब आप उसको पढ़ना है उस मैसेज, तब आप अपना प्राइवेट की इस्तेमाल करेंगे। अपने प्राइवेट की से आप उसको डिक्रिप्ट करेंगे, देन दैट इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल फॉर यू इन ए रीडेबल फॉर्मेट। उसके अलावा है हैशिंग। ठीक है, तो हैशिंग हम बाद में देखेंगे, पहले हम एन्क्रिप्ट की मैनेजमेंट के बारे में बात कर ले। जब बात आती है की मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले सवाल आता है कि इंक्रिप्शन की है क्या। तो इंक्रिप्शन की इज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आप देख रहे हैं, ठीक है, एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए। ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ ये है एक तरह का डिजिटल इक्विवेलेंस है, किसका? ताले और चाबी का, जो हम इस्तेमाल करते हैं घर में। ठीक है, एन्क्रिप्शन की मैनेजमेंट एक एडमिनिस्ट्रेशन टास्क है, या कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, जिसमें कीज को जनरेट करने से लेकर उसके स्टोर और उसके इस्तेमाल से लेकर डिस्ट्रॉय करने तक का टास्क होता है। की मैनेजमेंट का मतलब होता है एन्क्रिप्शन की को लॉस, करप्शन या अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करना। क्लाउड में सर्विस प्रोवाइडर के पास की मैनेजमेंट सर्विस होती है, जहां आप पूरा की मैनेजमेंट लाइफ साइकिल मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या होता है?
की मैनेजमेंट के केस में एक HSM करके एक अप्लायंस भी आता है जिसको कहते हैं हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल। HSM एक तरीका है क्या करने का, की मैनेज करने का, जो कि हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन होता है। आप उसको ऑन प्रेम डिप्लॉय कर लीजिए, ये एक तरीका है की मैनेज करने का। आपने HSM खरीदा, अपने ऑन प्रेम में डिप्लॉय किया और फिर वाया ए डेडिकेटेड कनेक्शन आपने उस कीज को क्लाउड पे इस्तेमाल कर लिया, क्लाउड पे उसको ट्रांसफर किया, उससे आपने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो काम करना है आपको, वो आप क्लाउड के डाटा को जो इंक्रिप्ट करेंगे आप, वो उस की के थ्रू करेंगे। यानी बेसिकली की विल बी जनरेटेड फ्रॉम द HSM that is in your on-prem infrastructure, and then those keys through that HSM will be sent to the cloud. उसके अलावा क्या है, उसके अलावा पहले तो HSM हो गया, उसके अलावा है वर्चुअल अप्लायंस। वर्चुअल अप्लायंस भी आता है। कई वेंडर्स हैं जिनके वर्चुअल अप्लायंस अवेलेबल है, जिसको क्लाउड में डिप्लॉय कर सकते हैं आप, कि मैनेज कर सकते हैं उसके थ्रू। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। ऑब्वियसली जब भी बात होगी वर्चुअल अप्लायंस की तो वो बेसिकली एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होगा, सॉफ्टवेयर बेस्ड ही होगा। आप उसको एक मशीन पर डिप्लॉय करेंगे, फिर उसके थ्रू आप उसको मैनेज करेंगे। तीसरा ऑप्शन आता है आपके पास CSP प्रोवाइडेड KMS। पहला तो हो गया HSM, दूसरा हो गया जो भी है वो बेसिकली वर्चुअल अप्लायंस की शक्ल में पूरा की मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अलावा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी की मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे AWS में एक आता है AWS KMS के नाम से, की मैनेजमेंट सर्विस। एज्योर में आता है की वोल्ट के नाम से, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको इसका इम्प्लीकेशन समझ में आता है। आपका कंट्रोल KMS पे नहीं होता है। क्लाउड KMS आर SaaS सर्विस and SaaS service are fully managed and controlled by cloud service provider। उसके अलावा जो है हमने डिस्कस किया है था हमने जो डिस्कस किया उसके अलावा है BYOK, ब्रिंग योर ओन की का भी कंसेप्ट है, जहां की जनरेशन कस्टमर खुद करता है और अपने KMS के थ्रू क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पर ट्रांसफर करता है, फिर वहां से क्लाउड एप्लीकेशन उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हो गया की मैनेजमेंट सर्विस। उसके बाद देखते हैं हैशिंग। हैशिंग प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। आप देख रहे हैं प्लेन टेक्स्ट को हैश किया और आपको ये हैश वैल्यू मिला, यानी एक फिक्स लेंथ वैल्यू मिलता है। आपका जो भी डेटा का साइज जो भी हो, बट जो भी एल्गोरिदम होगा, जिस एल्गोरिदम के थ्रू आप उसको गुजारेंगे तो वो आपको एक फिक्स साइज का जो है हैश वैल्यू देगा, और उस हैश वैल्यू से आप क्या क्या पता लगा सकते हैं, डेटा की इंटीग्रिटी का। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हैशिंग को, पहले स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि हैशिंग प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। क्लाउड इन्वायरमेंट में हैशिंग के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इंस्टेंस मॉडिफाई हुआ है या नहीं हुआ, या उसकी टेम्परिंग हुई है या नहीं हुई है। सिंपली हैश योर VM इमेज, अपना जो भी आपका VM इमेज है उसका हैश कैलकुलेट कीजिए, हैश जनरेट कीजिए बिफोर रनिंग इट, और फिर कंपेयर कीजिए जब वो रनिंग स्टेट में हो, तब उसका हैश जनरेट करके आप, या रनिंग स्टेट के बाद अगर आप आपकी जो इंस्टेंस था वो आपने क्रिएट किया, उसका हैश जनरेट किया, फिर आपने उसका इस्तेमाल किया, आप उसको उसके बाद उसमें जो भी है मतलब आपने उसका उस इंस्टेंस का फिर आपने हैश वैल्यू जनरेट किया, और आपने मैच किया बेसिकली जो आपने पहली बार हैश वैल्यू जनरेट किया था, जो आपको हासिल हुआ था, और जब चलती हुई मशीन, जब मशीन आपकी चल रही थी, रनिंग स्टेट में थी, उसका जो आपने हैश निकाला, दोनों को आपने कंपेयर किया और आपको पता चला कि नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कोई टैंपरिंग नहीं हुई है, ठीक है। यानी कि अगर दोनों हैशेस आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल हैं अगर, इसका मतलब है कि देयर इज नो टैंपरिंग, ठीक है। उसके बाद है DLP एंड कैशपी, हमें डिस्कस करना था। DLP इसको डेटा लॉस प्रिवेंशन और या डेटा लीकेज प्रिवेंशन भी कहते हैं। थ्रू DLP यू कैन आइडेंटिफाई, क्लासिफाई सेंसिटिव डेटा। DLP के थ्रू आप डेटा के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। DLP वर्क्स ऑन कंटेंट इंस्पेक्शन, कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस एंड पॉलिसी बेस्ड रूल्स। सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि कोई
कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें कॉन्फिडेंशियल वर्ड का इस्तेमाल हो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं जाए, तो आप डीएलपी में ये चीज़ ये डीएलपी की पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो जब भी फाइल बाहर भेजी जाएगी वो डीएलपी का जो सिस्टम होगा, चाहे अगर वो होस्ट बेस्ड डीएलपी होगा तो होस्ट बेस्ड मशीन्स को, क्लाउड बेस्ड डीएलपी है तो आप क्लाउड के थ्रू अगर कोई ईमेल भेज रहे हो तो उसको वो उसका कंटेंट का इंस्पेक्शन करेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला कंटेंट इंस्पेक्शन, कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस वो सब करेगा बेस्ड ऑन द पॉलिसी जो आपने पॉलिसी लगाई है। और फिर अगर उसमें आपने डिफाइन कर दिया कि कोई भी फाइल जिसमें कॉन्फिडेंशियल वर्ड का इस्तेमाल हो रहा हो उस फाइल को सेंड कर रहा है अगर कोई, तो उसको सेंड नहीं हो, उसको ब्लॉक कर देना है, तो या उसको ड्रॉप कर देना है। ये काम डीएलपी कर सकता है। कैसबी आपको विजुअली, अब हम बात करते हैं कैसबी की। ठीक है, डीएलपी एंड कैसबी। ठीक है, कैसबी बेसिकली आपको विजिबिलिटी देता है, किसका? आपका जो क्लाउड का जो पॉस्चर होता है ना उसकी विजिबिलिटी देता है। आप उसके थ्रू कंप्लायंस जो आप अचीव करना चाहते हैं वो कंप्लायंस उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। डेटा की जो सिक्योरिटी भी आप इंश्योर कर सकते हैं कैसबी के थ्रू। उसके अलावा थ्रेट प्रोटेक्शन, कैसबी आपको विजिबिलिटी देता है ऑथराइज्ड एंड नॉन ऑथराइज्ड क्लाउड यूजेज का। ये कॉर्पोरेट नेटवर्क और क्लाउड प्लेटफॉर्म के बीच का ट्रैफिक इंटरसेप्ट कर सकता है और मॉनिटर कर सकता है, एंड दिस वे इट कैन हेल्प यू इन मैनेजिंग कंप्लायंस इशू। ठीक है, कैसबी में डीएलपी की इनबिल्ट कैपेबिलिटी होती है और उसके थ्रू आप डेटा सिक्योरिटी का जो बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी के लिए आप कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा है कैसबी को आप फॉरवर्ड प्रॉक्सी या रिवर्स प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है कि हमें इसको फॉरवर्ड प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना है या रिवर्स प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या डिस्कस करना था? हमने इंक्रिप्शन की मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया, हैशिंग कर ली, डीएलपी एंड कैसबी कर ली। अब हमें बात करनी है डेटा मास्किंग की। व्हाट इज डेटा मास्किंग? देखिए, डेटा मास्किंग जो है ना, मास्किंग पार्शियली और कंप्लीटली सेंसिटिव डेटा को, मतलब मास्किंग जो है पार्शियली और ये कंप्लीटली यानी थोड़ा या पूरा डाटा को आप जो है जो सेंसिटिव डाटा है बेसिकली उसको रैंडम डेटा से रिप्लेस कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है, अगर आप चाहते हैं तो पूरा डेटा को इनक्रिप्ट कर दीजिए, मतलब बेसिकली रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पे देखिए पूरा नहीं किया, पार्शियली किया है। क्या किया है? लास्ट 4 डिजिट को उसने ओपन रखा है, बाकी जो ये 12 डिजिट्स है उसको उसने रैंडम नंबर से जो है रिप्लेस कर दिया है। क्यों? डेटा की सिक्योरिटी के लिए। आप जब भी कभी कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड या आपके डेबिट कार्ड से रिलेटेड कोई शिकायत होती है, कोई कंसर्न होते हैं, कोई सपोर्ट चाहिए होता है, आप कॉल करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि कैन यू प्लीज टेल मी द लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर क्रेडिट कार्ड नंबर। तो क्यों? क्योंकि उसको पूरा क्रेडिट कार्ड का नंबर नहीं पता होता है, और ये बेस्ट प्रैक्टिस भी नहीं है कि आप उसको पूरा क्रेडिट कार्ड का नंबर बताएं। वो आपको आपके लास्ट 4 डिजिट के नंबर से पहचान जाएगा कि आप कौन से कस्टमर है। ठीक है, तो ये है डेटा मास्किंग, बेसिकली मास्क चढ़ा देना उस डेटा के ऊपर, या तो पार्शियली चढ़ाना या फुली पूरे डाटा पे। उसके अलावा है टोकनाइजेशन। अब देखिए क्रेडिट कार्ड नंबर देख रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का नंबर है, उसको उसका टोकनाइजेशन का प्रोसेस क्या हो रहा है? न्यूमेरिक कोड कॉल्ड टोकन इज algorithmically generated from the credit card number and then given it to the payment gateways। ठीक है, तो टोकनाइजेशन के केस में क्या हो रहा है? टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ substituting a sensitive piece of data with a non-sensitive replacement called token। ये टोकन रेफरेंस होता है या रेफर करता है ओरिजिनल डेटा को। ठीक है, ये जो टोकन है ये रेफर करता है किसको? इस ओरिजिनल डेटा को, ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड नंबर को। टोकन मेंटेन्स लुक एंड फील ऑफ ओरिजिनल डाटा। जो अच्छी बात ये है कि लुक एंड फील सेम होगा, जैसे आप देख रहे हैं 4444 डिजिट, यहाँ भी 4444 डिजिट। ठीक है, तो उसी लुक एंड फील आपको बिल्कुल लगेगा क्रेडिट कार्ड नंबर जैसा, बट एक्चुअली वो क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं है, वो एक टोकनाइज्ड नंबर दिया गया है उस क्रेडिट कार्ड के बिहाफ में, और ये कह सकते हैं उस क्रेडिट कार्ड को रेफर करता है ये
टोकनाइज्ड जो भी आपका टोकन है बेसिकली, ठीक है। ये था, अब हमने डिस्कस करना था, क्या डिस्कस करना था, एन्क्रिप्शन, हैशिंग, डीएलपी, डेटा मास्किंग एंड टोकनाइजेशन। सो ये जो आप देख रहे हैं ये सारे टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रैटेजीज है डेटा सिक्योरिटी की, जो हमें क्लाउड में जिसका खूब इस्तेमाल होता है और हमें समझना था कि वो कैसे काम करता है, वो हमने देखा। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पे, आईएस पैस एंड सैस इंक्रिप्शन पर। देखिए आईएस के केस में आपका सैस का इंक्रिप्शन मतलब कैसे करते हैं बेसिकली आईएस के केस में, पहला है वॉल्यूम स्टोरेज का इंक्रिप्शन, इंस्टांस मैनेज इंक्रिप्शन और एक्सटर्नली मैनेज इंक्रिप्शन। यानी आपका जो वॉल्यूम होगा, आपका जो सी ड्राइव, डी ड्राइव की जो आपके हार्ड डिस्क जो आप इस्तेमाल करते हैं, उनको इंक्रिप्ट कैसे करेंगे, तो इंस्टांस मैनेज इंक्रिप्शन, यानी कि जो भी इंक्रिप्शन किया है ना वो आपके इंस्टांस पर, आपकी जो मशीन है उसी पे होगा, वहीं से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होगा। दूसरा होता है एक्सटर्नली मैनेज्ड इंक्रिप्शन। सो ऑब्वियसली कीज जो होंगी जिसके थ्रू आप इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट करेंगे, वो स्टोरेज पे नहीं होगी, सॉरी उस इंस्टांस पे नहीं होंगी जो इंस्टांस उस स्टोरेज के साथ अटैच है, ठीक है। उसके अलावा है ऑब्जेक्ट एंड फाइल स्टोरेज। ऑब्जेक्ट एंड फाइल स्टोरेज में तीन तरह के इंक्रिप्शन है, क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन, सर्वर साइड इंक्रिप्शन और प्रॉक्सी इंक्रिप्शन। क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन, इसमें डेटा को लोकली इंक्रिप्ट किया जाता है, ताकि जब उसको कहीं भेजा जाए या इन ट्रांजिट उसकी सिक्योरिटी में कोई डाउट ना हो। जैसे हमें कोई फाइल या ऑब्जेक्ट अमेजोन S3 में भेजना है, तो हम उसको पहले ही इनक्रिप्ट करेंगे और उसको S3 में भेज देंगे। डेटा को, यानी कि डेटा जब जाएगा वहाँ, उस पर कोई इंक्रिप्शन नहीं होगा, S3 में जाएगा, वो ऑलरेडी इंक्रिप्टेड डेटा है, ठीक है। ये हो गया क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन। सर्वर साइड इंक्रिप्शन में क्या होता है, इसमें क्लाइंट साइड का उल्टा होता है। जैसे आपका डाटा स्टोर किया जाता है, तो सर्वर साइड इंक्रिप्शन उस पर लागू होगा, यानी कि आपने डेटा भेजा और फिर वो S3 बकेट ही उसमें जो भी डेटा है उसको इंक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया सर्वर साइड इंक्रिप्शन। क्लाइंट साइड में आप इंक्रिप्ट करके डेटा भेज रहे थे, वहां पर यानी स्टोरेज में कोई उस पर एक्शन नहीं हो रहा था। सर्वर साइड में आप डेटा को यहाँ से स्टोरेज में भेज रहे हैं, यानी जैसे S3 में भेजा, S3 ने उसको इंक्रिप्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड सर्वर साइड इंक्रिप्शन। उसके अलावा है प्रॉक्सी इंक्रिप्शन, ठीक है। इन प्रॉक्सी इंक्रिप्शन क्या होता है, डेटा पासेस थ्रू एन encryption proxy before being sent to the SaaS application. Sorry, before sending to the जो भी आपका ऑब्जेक्ट या फाइल स्टोरेज है उसके थ्रू, ठीक है। प्रॉक्सी इंक्रिप्शन आप देखेंगे SaaS के केस में भी, ठीक है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा है पैस इंक्रिप्शन। पैस इंक्रिप्शन में हम देख लिया, एप्लीकेशन लेयर इंक्रिप्शन होगा, यानी कि एप्लीकेशन लेयर इंक्रिप्शन क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर इंक्रिप्शन इज टू सेफगार्ड data at rest, but unlike at rest, ठीक है। इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर इंक्रिप्शन में डेटा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एंड एप्लीकेशन पे होता है। जब डेटा स्टोर्ड या ट्रांसफर होता है ओवर नेटवर्क, तब ये इंक्रिप्टेड रहता है, यानी कि जब ओवर द नेटवर्क जब ये जा रहा है तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, until it reaches to the destination application, यानी कि जब एप्लीकेशन डेस्टिनेशन पे जब ये पहुंचता है तो वो वहां पे डिक्रिप्ट होता है, क्योंकि उसका जो की होता है ना, द की इज देयर ऑन द डेस्टिनेशन एप्लीकेशन। उसके अलावा जो है डेटाबेस इंक्रिप्शन। डेटाबेस इंक्रिप्शन क्या है, इट इज पॉसिबल टू इंक्रिप्ट डेटा एट वेरियस लेवल फ्रॉम एप्लीकेशन टू डेटाबेस, है ना। तो फाइनेंशियल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ये डेटाबेस इंक्रिप्शन बहुत देखने को मिलता है, जहां बेसिकली डेटा जो है वो डेटाबेस में ही इंक्रिप्ट कर दिया जाता है, इनसाइड द डेटाबेस, ठीक है। So in case of any theft of data or data breach, it remains encrypted and damage can be minimized. This is the reason. उसके अलावा है SaaS का हमने डिस्कस किया, प्रोवाइडर मैनेज्ड इंक्रिप्शन, यानी कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो ही मैनेज कर रहा है उसका इंक्रिप्शन। और उसके अलावा आप प्रॉक्सी इंक्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि प्रॉक्सी इंक्रिप्शन क्या है, तो डेटा पासेस थ्रू एन एनक्रिप्शन प्रॉक्सी बिफोर बीइंग सेंट टू द SaaS एप्लीकेशन। जो भी SaaS एप्लीकेशन है उस पर जाने से पहले डेटा इनक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, दैट इज ऑल अबाउट IaaS PaaS एंड SaaS encryption. Let's see some questions. पहला क्वेश्चन है, टोकनाइजेशन is often used when preserving the format of the data
is not important. Tokenization is often used when preserving the format of the data is not important. ये सही है या गलत है? देखिए अभी मैं दिखाता हूँ. हमने यहाँ डिस्कस किया था कि लुक एंड फील जो है वो सेम होता है, फॉर्मेट सेम होता है टोकनाइजेशन केस में. क्रेडिट कार्ड का नंबर, उसका जो टोकन नंबर है, बोथ आर सेम. तो बाय दिस लॉजिक ये आंसर क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि टोकनाइजेशन इज ऑफन यूज्ड व्हेन प्रिजर्विंग द फॉर्मेट ऑफ डाटा इज नॉट इंपॉर्टेंट. बट द सिचुएशन इज दैट, और द केस इज दैट, कि वो जरूरी होता है. ठीक है, सो द आंसर विल बी इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पार्ट ऑफ द पैस इंक्रिप्शन. पैस इंक्रिप्शन कौन है इसमें? अब देखिए, क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन है, नेक्स्ट है प्रॉक्सी इंक्रिप्शन, थर्ड एप्लीकेशन लेयर इंक्रिप्शन, उसके बाद नन ऑफ देम. अब आप देखिए, क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन, प्रॉक्सी इंक्रिप्शन एंड एप्लीकेशन लेयर इंक्रिप्शन, ये तीन ऑप्शंस आपके पास. अब बैक आइए, पैस इंक्रिप्शन में क्या है? एप्लीकेशन लेयर इंक्रिप्शन एंड डेटाबेस इंक्रिप्शन. ठीक है, यहाँ क्या दिखा रहा है? एप्लीकेशन लेयर इंक्रिप्शन, उसके अलावा प्रॉक्सी इंक्रिप्शन, क्लाइंट साइड. यानी कि ये दोनों नहीं है, क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन भी नहीं है, प्रॉक्सी इंक्रिप्शन नहीं है. सो द राइट आंसर विल बी एप्लीकेशन लेयर इंक्रिप्शन. ठीक है, so thank you for your time. That is all from lecture 16, domain 11. See you in the next lecture. Thank you.